दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों, अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। निहाल का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी गहरी सोच में हो। उसको देखकर सुहानी का ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी 30 साल के मैच्योर आदमी को देख रही हो। सुहानी को ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। वो धीरे से चलकर निहाल के पास गई और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। निहाल ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखा तो उसको सुहानी का सुंदर चेहरा दिखाई दिया। उसने अपनी आईब्रोज आपस में जोड़ ली। उसने अपने घर वालों के अलावा किसी से बात करने की आदत नहीं थी। वो हमेशा से ही ऐसा था। लेकिन सुहानी ने उसके किसी भी तरह के एक्सप्रेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो जाकर उसी के पास बैठ गई। क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों बैठे हो? तुम्हें और बच्चों के साथ खेलना नहीं पसंद है क्या? सुहानी ने कहा तो निहाल की नजरें उसी के ऊपर ठहर गईं। निहाल को सुहानी को देखकर पता नहीं क्यों पर उसको एक अलग ही तरह का अपनापन महसूस हो रहा था। जिस तरह से सुहानी ने उससे अभी तक बात की, वैसे तो निहाल का सुहानी के साथ बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी उसने अपने बेमन से कहा, मुझे छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं है। छोटे बच्चे? सुहानी ने हैरान होकर निहाल की तरफ देखा। अगर ये छोटे बच्चे हैं तो तुम क्या 80 साल के बूढ़े हो? सुहानी ने कहा तो निहाल सुहानी को घूर कर देखने लगा। मेरी हाइट छोटी है लेकिन मेरा दिमाग मेरी हाइट के मुकाबले कई ज़्यादा बड़ा है, निहाल ने कहा। तो सुहानी को हंसी आ गई। जितना उसने सोचा था ये बच्चा उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सुहानी मुस्कुरा ही रही थी कि तभी निहाल का ध्यान उस बॉडीगार्ड पर गया जो सुहानी के साथ आया था। निहाल ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, ये नमूना कौन है? निहाल की बात सुनकर बॉडीगार्ड को काफ़ी गुस्सा आया। वो गुस्से से निहाल की तरफ उसको मारने के लिए बढ़ा, लेकिन सुहानी ने उसे बीच में ही रोक लिया। सुहानी ने उस बॉडीगार्ड्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं सकते क्या कि वो एक छोटा बच्चा है? तुम एक बच्चे को मारोगे? सुहानी काफ़ी ज़्यादा नाराज लग रही थी। सॉरी मिस, लेकिन ऐसे बच्चे को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है जिनकी जुबान उनके कद से लंबी हो। उसके लिए बच्चों को प्यार से समझा भी तो सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि उन्हें डांट कर ही समझाया जाए या उन्हें मार कर ही यह सब चीज़ें समझाई जाएं। सुहानी ने कहा तो वह बॉडीगार्ड्स चुप हो गया। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सुहानी के साथ बहस करे, इसलिए वह उससे थोड़ा दूर खड़ा हो गया। लेकिन उसकी कठोर नजरें अभी भी निहाल के ऊपर ही थीं। निहाल ने उसे डेविल स्माइल के साथ देखा। क्या ये आपका बॉडीगार्ड है? निहाल के सुहानी को देखकर पूछा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें घर में किसी ने ये नहीं बताया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? सुहानी निहाल के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, पता नहीं क्यों पर निहाल को सुहानी की संगत अब अच्छी लगने लगी थी। उसने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, किसी ने नहीं बताया। ओ गॉड, तुम्हारे मॉम डैड को तो इसलिए तुम्हें बताना ही चाहिए था। सुहानी की बात सुनकर निहाल की नजरें अचानक से सख्त हो गईं। उसने अपनी नजरें झुकाकर कहा, मेरी मॉम नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है और डैडी तो मुझसे नफरत करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने मम्मा को मेरी वजह से खो दिया, क्योंकि उसी दिन हम सबको छोड़कर चली गई थी जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। निहाल की आवाज़ में मायूसी और दर्द साफ साफ झलक रहा था। सुहानी उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई बाप अपने ही बेटे के साथ
ऐसा भी कर सकता है। इसमें इस मासूम बच्चे की क्या गलती। निहाल को मायूस देखकर सुहानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे नफरत नहीं करते, क्योंकि कोई भी बाप अपने बेटे से नफरत नहीं कर सकता। बस उन्हें तुम्हें देखकर तुम्हारी मम्मा की याद आती होगी, इसलिए शायद वो तुमसे दूर रहते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, ऐसे बाप को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। सुहानी की बात सुनकर निहाल ने उसकी तरफ एक्साइटेड होकर देखा। क्या सच में? क्या आप सच में मेरी डैडी को ठीक कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें अच्छे से ठीक करूंगी। बस एक बार तुम मुझे उनसे मिलवा दो, फिर देखो मैं उनका क्या हाल करती हूँ। मेरा मतलब उनके बाद वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। निहाल अभी भी सुहानी की तरफ अपनी चमकदार आंखों से देख रहा था। तभी स्कूल के हाफ टाइम खत्म होने की बेल बजी। निहाल ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा कि वो आपसे जल्द मिले। लेकिन उसके बाद निहाल रुक और कहा, आप रहती कहाँ हैं? क्या आप मेरे स्कूल के टीचर हैं? अरे नहीं, मैं स्कूल में टीचर नहीं हूँ, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। ये जो तुम्हें सामने घर दिखाई दे रहा है ना, जिस पर ब्लू कलर है, ये मेरा ही घर है। तुम्हारा जब भी मन करे मेरे से मिलने आ जाना, और हो सके तो अपने डैडी को भी साथ लेकर आना। सुहानी ने साहिल के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, मैं जरूर आऊँगा। उसके बाद निहाल सुहानी को बाय बोलकर वहाँ से चला गया। सुहानी उसको जाते हुए देखती रही जब तक कि वह उसकी नजरों के सामने से गायब नहीं हो गया। ऐसे कहा, पता नहीं क्या तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इसे सदियों से जानती हूँ। क्या तुम्हारा चेहरा किसी ऐसे से मिलता है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। ये सब कहते हुए सुहानी ने अपना सर पकड़ लिया। उसका सर अब दर्द करने लगा था। उसी वक्त अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ आई, सुहानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये साहिल था, जो सुहानी को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था। उसको पता चला था कि सुहानी पास के एक स्कूल में गई है। साहिल को देखकर सुहानी अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसके पास जाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मैं तो यहाँ टहलने आ गई थी। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे छोटे बच्चे कितने पसंद हैं, इसलिए अपना मन बहलाने आ गई। वहाँ तो मैं कभी ज़्यादा बोर हो रही थी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना, साहिल बोला। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल गए। स्कूल की जब छुट्टी हुई तो निहाल ने जल्दी से बाहर आकर आसपास देखा, लेकिन उसे सुहाना कहीं नहीं दिखी। उसका चेहरा तुरंत मायूस हो गया। लेकिन तभी उसे गेट के बाहर अभिनव की कार दिखाई दी। वो भागकर उसके पास गया और बोला, चाचू, आप आ गए। अभिनव ने उसे देखकर एक स्माइल की और उसे अपने गोद में उठा लिया। उसने उसकी गाल पर एक किस किया और कहा, आई मिस यू सो माई लिटिल चैम्प। चाचू प्लीज, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मेरे स्कूल के सभी बच्चे हैं। अगर किसी ने आपको मुझे ऐसे किस करते हुए देख लिया तो मेरा इम्प्रेशन उनके ऊपर क्या पड़ेगा? अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे आप किस करें। निहाल की बात सुनकर अभिनव ने उसको एक और बार किस किया और कहा, लिटिल चैम्प, तुम अभी भी छोटे ही हो और मेरे लिए तो तुम हमेशा ही छोटे रहोगे। इसलिए अब अपने डैडी जैसे खड़ूस बनना बंद करो। ये क्या कर अभिनव ने उसे कार में बैठा दिया और खुद भी बैठ गया। कुछ देर बाद निहाल ने अभिनव की तरफ देखकर कहा, चाचू, आज मुझे एक एंजल मिली थी। निहाल की बात सुनकर अभिनव ने जल्दी से कार रोकते हुए कहा, व्हाट, तुमने इतनी जल्दी एक गर्लफ्रेंड भी बना ली? वेरी फास्ट।
अभिनव की बात सुनकर निहाल ने फिर से उसे घूर कर देखा, लेकिन अभिनव अभी भी उसे अपनी हैरान भरी नज़रों से देख रहा था। वो कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही वो मेरे स्कूल की कोई लड़की है। वह लगभग आपकी ही एज की होगी। वो मेरी दोस्त और एक एंजल हैं। उन्होंने कहा है कि वो डैडी को ठीक कर देंगी। उसके बाद डैडी मुझे अच्छे से बात करेंगे। बकवास, ये कहकर अभिनव ने गाड़ी दोबारा से स्टार्ट की। अभिनव के मुंह से बकवास शब्द सुनने के बाद निहाल ने गुस्सा करते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो सच में एक एंजल हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वह सच में डैडी को ठीक कर देंगी। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे खड़ूस डैडी उनसे मिलने के लिए तैयार भी हो जाएंगे? क्या तुम अपने डैडी को नहीं जानते? तुम्हारी उस एंजल को वो 1 मिनट में इस दुनिया से गायब करवा सकते हैं। इसलिए उस एंजल को जितना हो सके अपने डेविल डैडी से उतना दूर रखना। अभिनव ने कहा तो निहाल उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। उसके बाद अभिनव ने फिर से उसे सलाह देते हुए कहा, अगर वो इतनी ही अच्छी है तो तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो। पहले जाकर अपना चेहरा शीशे में देखो, फिर मेरी एंजल से मिलने के बारे में सोचें। निहाल ने बड़े स्टाइल से अपनी भौहें चढ़ाते हुए अभिनव से कहा। निहाल की ऐसी बातें सुनकर अभिनव को खांसी ही आ गई। ये छोटू बातें तो वैसी करता है जिससे सामने वाले को हार्ट अटैक आ जाए। अभिनव मन ही मन बोला। वो दोनों इसी तरह लड़ते झगड़ते हुए घर पहुंच गए। अगले दिन निहाल सुबह जल्दी ही उठ गया और स्कूल जाने के लिए टाइम से पहले ही तैयार हो गया। जब ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आया तो निहाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? अच ने पूछा। इससे पहले कि निहाल कुछ बोल पाता, अभिनव बोला, भाई आज आपको निहाल के साथ उसके स्कूल जाना होगा। वो किसी एंजल से आपको मिलवाना चाहता है। अभिनव की बात खत्म होते ही अच ने सवाली नजरों से उसकी तरफ देखा और निहाल ने उसको वार्निंग देने वाली नजरों से। जब वो बाप बेटे दोनों इसी तरह से अभिनव की देख रहे थे तो अभिनव को वैसे लगा कि जैसे उसके नीचे से धरती फटने वाली है। अच की समान नजरों में भी खून पीने वाले इंटेंशन छुपे हुए थे। अभिनव तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और बाहर जाते हुए बोला, भाई आप निहाल को स्कूल ड्रॉप कर देना। मुझे ऑफिस में आज बहुत ज़रूरी काम है। इतना कहकर अभिनव वहाँ से तुरंत निकल गया। अब सिर्फ वहाँ पर अच और निहाल ही बचे थे। निहाल ने अभी भी अच का हाथ पकड़ा हुआ था और उसको ही देख रहा था। तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा, अच ने कहा तो निहाल ने अपना सर ना में हिला दिया। देखो निहाल, जिद मत करो, मैंने कह दिया ना कि तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा। अच ने इस बार अपना थोड़ा सख्त होकर कहा, लेकिन निहाल इस बार मानने वालों में से नहीं था। उसने उसका हाथ और जोर से पकड़ लिया और अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अच को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो निहाल से क्या कहे। उसके डांटने का भी निहाल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। अच ने अपनी आंख बंद कर ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूंगा। अच की हामी मिलने के बाद निहाल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसके बाद उसने उसका हाथ छोड़ दिया और जाकर डाइनिंग टेबल पर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। कुछ देर बाद अच और निहाल दोनों कार में थे। निहाल ने अच की तरफ देखा और कहा, डैडी मुझे आपसे किसी को मिलवाना है। निहाल ने कहा तो अच ने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं अभी किसी से नहीं मिल सकता। अच की बात सुनकर निहाल के चेहरे पर तुरंत मायूसी आ गई और उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया।
उसको इस तरह से मायूस देखकर अच बोला, क्या हुआ? तुम मुझे किससे मिलवाना चाहते हो? वो मेरी एंजल है ना? निहाल ने खुश होकर कहा। एंजल, ये कौन है और तुम मुझे क्यों उनसे मिलवाना चाहते हो? अच ने पूछा। आपको सुधारने के लिए, निहाल ने मन ही मन कहा, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अच के मुंह पर इस बारे में उनसे कुछ कहे। एंजल मेरी एक दोस्त है और वो भी आपसे मिलना चाहती हैं और मैं भी चाहता हूँ कि आप उनसे मिलें। प्लीज डैडी, क्या आप उनसे मिलेंगे? बस एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बस एक बार उनसे मिल लीजिए। निहाल बोला। वैसे तो अच निहाल को साफ साफ मना करने वाला था, लेकिन निहाल की इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद उसने लापरवाही से कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। आज की बात सुनने के बाद निहाल की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। उसने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ डैडी, बस एक ही बार। कुछ ही देर में अच और निहाल दोनों निहाल के स्कूल के सामने पहुंच गए। निहाल जल्दी से कार से उतरा और अच के उतरने का इंतजार करने लगा। जब अच कार से उतर गया तब उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो डैडी, हम एंजल से मिलने चलते हैं। तुम एक काम करो, तुम उसको यहीं बुला लो, मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है। अच ने कहा, लेकिन डैडी, वो यहाँ नहीं, वो अपने घर में है, वो देखो, वो है उसका घर। निहाल ने सुहानी के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो तुम फिर क्या चाहते हो कि मैं उसके घर जाकर उनसे मिलूं? अच ने थोड़ा गुस्से में कहा। तो निहाल का चेहरा उतर गया। इससे पहले कि निहाल और भी कुछ बोल पाता, अच ने उसका हाथ पकड़ा और उसको स्कूल के अंदर ले जाने लगा। उसने उसको स्कूल के अंदर छोड़ते हुए कहा, ठीक से पढ़ाई करना और किसी को परेशान मत करना। शाम को अभिनव या ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएंगे। ये कहकर अच तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते हुए देख निहाल की आंखों से एक एक करके आंसू निकलने शुरू हो गए। अच ने कार में बैठकर एक बार निहाल की तरफ देखा, जो गेट के अंदर से उसको ही देख रहा था। उसका चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। निहाल का ऐसा चेहरा देखकर अच को अपने दिल में अचानक से दर्द का एहसास हुआ, लेकिन वह कार से नहीं उतरा और कार को स्टार्ट करके वहां से निकल गया। स्कूल का हाफ टाइम हो चुका था। निहाल उसी जगह बैठा हुआ था जिस जगह पर बैठा हुआ था। उसने अपनी नजरें नीचे की हुई थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत जरूरी कुछ सोच रहा हो। अचानक से उसे किसी का कोमल हाथ अपने सर के ऊपर महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा तो उसे सुहानी का सुंदर चेहरा फिर से दिखाई दिया। सुहानी को देखकर निहाल के एक्सप्रेशन नरम पड़ गए। सुहानी को देखकर उसकी आंखों में खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। क्या बात है, आज फिर से उदास बैठे हो? सुहानी ने उसके पास बैठते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, बस मुझे अकेला रहना पसंद है। निहाल ने सुहानी की तरफ देखकर कहा। कुछ देर बाद निहाल ने सुहानी से फिर से कहा, मैं अपने डैडी को आज स्कूल में लेकर आया था। मैंने उनसे आपके घर चलने को कहा तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया और वो आपसे मिले बिना चले गए। निहाल ने थोड़ा उदास होकर कहा, अच्छा, तो तुम इसलिए उदास हो कि तुम्हारे डैडी मुझसे नहीं मिल पाए? सुहानी प्यार से बोली। हाँ, निहाल ने निराश होकर सुहानी को देखकर कहा, तुम्हारे डैडी मुझे बहुत ही ज्यादा सख्त लगते हैं। पता नहीं भगवान ने उन्हें कैसे बनाया है। देखो जरा, अपने इतने सुंदर बच्चे की बात नहीं मान सकते। सुहानी गुस्से से बोली, अच्छा, अब हम उनकी बुराई करना छोड़ते हैं और मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर एडवाइस देती हूँ। कैसी एडवाइस?
निहाल ने सुहानी की तरफ देखकर पूछा, जब तुम आज शाम को अपनी डैडी से मिलोगे तो तुम्हें उनसे बात नहीं करनी है और ना ही उनके ऊपर कोई ध्यान देना। अगर वो तुमसे कुछ कहें तो तुम्हें पूरी तरह से उनकी बात को इग्नोर करना है। इससे क्या होगा? निहाल ने सुहानी की बात का जवाब देते हुए कहा, इससे ये होगा कि अगर वो तुमसे प्यार करते होंगे तो उनसे तुम्हारी नाराजगी देखी नहीं जाएगी और वो तुम्हें मनाने की कोशिश करेंगे। सुहानी ने कहा, क्या सच में? निहाल बोला, हाँ हाँ, और तुम देख लेना, वो तुम्हें जरूर मनाएंगे। सुहानी ने कहा तो निहाल की आंखों में चमक आ गई। उसके बाद उन दोनों ने कुछ और देर बातें की और स्कूल का हाफ टाइम खत्म होने के बाद सुहानी फिर से वहां चली गई। रात के वक्त अच जब घर आया तो निहाल अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था। अपने डैडी की कार की आवाज़ सुनकर निहाल तुरंत बाहर आ गया और सीढ़ियों से नीचे हॉल में आ गया। अभिनव भी अच के साथ था। जैसे ही अभिनव ने निहाल को देखा, वो जल्दी से चलकर उसके पास आया और उसने उसको अपनी गोद में उठा लिया। मेरा शेर, सॉरी मैं तुम्हें स्कूल से लेने नहीं आ पाया क्योंकि मुझे आज बहुत ज़रूरी काम था। उसके बाद उसने निहाल को कसकर गले से लगा लिया। ओ चाचू छोड़ो मुझे, बच्चे की जान लोगे क्या? निहाल ने कहा तो अभिनव ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद भी निहाल ने चोर नजरों से अच की तरफ देखा। अच सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। उसने एक बार भी निहाल को कुछ नहीं कहा और न ही उसकी तरफ देखा। डैडी, बहुत एटीट्यूड है आपके अंदर, लेकिन मैं भी आपका ही बेटा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि एटीट्यूड क्या होता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मेड ने उन तीनों को खाना सर्व किया और वहाँ से चली गई। अचानक से अच के हाथ से उसका स्पून नीचे गिर गया। दूसरा स्पून निहाल के पास रखा हुआ था। अच ने निहाल की तरफ देखकर कहा, निहाल, मुझे अपने पास रखा हुआ जरा स्पून तो सब पास करना। लेकिन निहाल ने अच की बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने अच की बातों को सुना ही ना हो। वो मज़े से अभी भी अपना डिनर करता रहा। अभिनव को भी निहाल का बिहेव कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने यह प्रिंट किया कि शायद निहाल को अच की बात सुनी ना हो। उसके बाद अभिनव ने निहाल से कहा, निहाल, तुम्हारे डैडी स्पून मांग रहे हैं। निहाल ने अभिनव की बात को भी पूरी तरह से इग्नोर किया और उसने अपने ही एक बात अभिनव से कह दी। उसने कहा, चाचू, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। मैं दादा दादी के पास रहना चाहता हूँ। अब मैं वहीं रहूँगा और वहीं से स्कूल जाऊँगा। अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा। निहाल ने कहा तो अभिनव और अच दोनों ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। निहाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो दोनों ही हैरान थे, क्योंकि निहाल हमेशा से ही यहाँ आने की जिद किया करता था। अच के मना करने के बाद भी वो हमेशा ही इस जगह आना चाहता था। वो हमेशा ही अच के आसपास रहना चाहता था। लेकिन आज क्या? आज उसकी ऐसी बातें सुनकर उन दोनों का दंग रह जाना लाजमी था। निहाल की बात सुनकर अच की भौहें आपस में जुड़ गईं और अभिनव ने अपना मुंह खोले हुए कहा, क्या तुम्हें सच में अब यहाँ नहीं रहना? जी हाँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे कल ही दादा दादी के पास जाना है। निहाल ने अपनी बात कही और अपनी जगह से उठ गया। उसने जाते हुए अभिनव से कहा, ठीक है चाचू, गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करते हैं। इतना कहकर निहाल जल्दी से अपने कमरे में चला गया। अभिनव आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था और अच की नज़रें भी उसी के ऊपर थीं। अच को अपने दिल में अचानक से बेचैनी
महसूस होने लगी। अच ने अपना खाना नहीं खाया और वो भी उठकर अपने कमरे में चला गया। अभिनव ने उन बाप बेटे को वैसे जाते हुए देखा और धीरे से कहा, ये दोनों बाप बेटे मेरी समझ से बाहर हैं। और वहीं अच के रूम में उसको पता नहीं क्यों निहाल की बातें बेचैन ही कर रही थी। बेशक वो निहाल को अपने से दूर रखना चाहता था, लेकिन इसके लिए भी उसकी अपनी एक वजह थी। लेकिन जिस वजह से आज उसके बेटे ने उससे दूर जाने की बात कही तो अच का दिल बेचैन हो गया। आधी रात का अच को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसको नींद आई तो उसने एक सपना देखा। सपने में उसे धरा दिखाई दी जो निहाल को प्यार से पकड़ी हुई थी। उन अच दोनों के सामने ही खड़ा हुआ था। धरा ने अच की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाकर कहा, अच तुमने ये क्या किया? तुम कैसे अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो? मैं अपनी आखिरी निशानी तुम्हारे भरोसे छोड़कर गई थी, लेकिन तुमने तो उसे आज तक बाप का प्यार तक नहीं दिया। आखिर तुम कैसे बाप हो? मुझे तुमसे यही उम्मीद नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। तुम अकेले रहना चाहते थे ना, तो अब रहना अकेले। अब ना मैं और ना ही मेरा बेटा तुम्हें परेशान करेंगे। इतना कहकर धरा और निहाल दोनों अच की नजरों से दूर हो गए। उन दोनों को दूर जाता हुआ देख अच ने चिल्लाकर कहा, नहीं धरा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम पहले ही मुझसे दूर हमेशा के लिए जा चुकी हो, लेकिन अब तुम मुझे मेरे बेटे से दूर नहीं कर सकती। रुको धरा, रुको, मुझे मेरा बेटा वापस करो। अच चिल्लाया जा रहा था, लेकिन उसकी बात वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। निहाल और धरा एक कोहरे में गायब हो चुके थे। अच उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अच पूरा पसीने में भीग चुका था। उसको झटका लगा और वह अचानक से अपनी नींद से जाग गया। उसकी सांसें तेज थीं। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं हो सकता। धरा, तुम्हारी तरह मैं तुम्हें अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करने दूंगा। ये कहकर अच अपने बेड से उठ गया और कमरे से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद अच निहाल के कमरे के बाहर खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और निहाल के कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर जाकर उसने देखा कि निहाल एक बड़े से शेर के टेडी बियर को हक करके सोया हुआ था। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मासूम लग रहा था। अब अच को उसके साथ किया हुआ अपना बिहेवियर याद आने लगा। उसको अब पछतावा हो रहा था। वो धीरे से चलकर उसके पास गया और उसने उसको उसके छोटे से बेड से अपनी गोद में उठा लिया। वह उसको अपने साथ अपने कमरे में ले आया। उसने उसको अपने साथ सुलाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। ये कहकर अच ने उसके माथे पर किस किया और उसे जोर से हक कर लिया। और वहीं निहाल को सपना आ रहा था कि अच ने उसको हक किया हुआ है, जिसका वह कई सालों से इंतजार कर रहा था।